और अब डालते हैं नजर इस वक्त की खबरों पर एक एक मिनट में। बार फिर से भरोसा। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। इस मौके पर हम सब साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वैसे महामारी के इस संकट से निकलने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि हिम्मत नहीं हारना है। इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि देशवासी कोरोना टीका लगवाएं। इस अभियान को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं। अब तक देश भर में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। किसानों का दर्द किसी से छिपा नहीं है। सरकार दावा करती है कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है, उनके हित में सोचा जा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। किसान सम्मान निधि के साथ साथ पीएम मोदी ने उन्नाव के किसान अरविंद निषाद से संवाद भी किया। विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। चित्रकूट जेल कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजी जेल से रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने डीजी जेल से गैंग वॉर पर सफाई मांगी है। इस रिपोर्ट को 6 घंटे के अंदर सौंपनी होगी। बताया जा रहा है कि इस घटना की जांच के लिए कमिश्नर, आईजी और डीआईजी के साथ एक टीम बनाई गई है जो जेल के अंदर हुई वारदात के पीछे की पूरी कहानी और उसे अंजाम तक पहुंचाने की स्क्रिप्ट किसने तैयार की, इसकी पड़ताल करेगी। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका भी खाका तैयार करने का काम करेगी और सरकार को इसकी जानकारी देगी ताकि अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। घटना की गंभीरता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और इसलिए सीएम ने सीधे रिपोर्ट तलब की है 6 घंटे के भीतर। चित्रकूट जेल के भीतर बदमाशों के बीच गैंगवार हो गए। इस गैंगवार में 2 बदमाशों की हत्या होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब तक जेल प्रशासन कुछ समझ पाता तब तक बदमाश अंशु दीक्षित ने बदमाश मुकीम काला और मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और अंशु दीक्षित को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है। फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम हाई सिक्योरिटी बैरक में दिया गया। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बदमाशों के पास हथियार कैसे पहुंचे। फिलहाल पुलिस जांच का हवाला देकर जवाब देने से बच रही है। जिस मुकीम काला की हत्या की गई है वो शामली के कैराना का रहने वाला है। उसका आपराधिक बैकग्राउंड पुराना है। पानीपत में डकैती कर जुर्म की शुरुआत की और फिर पश्चिमी यूपी के साथ हरियाणा और उत्तराखंड तक आतंक मचाता रहा, जिसके चलते काला पर करीब 60 एफआईआर थी, जबकि मेराजुद्दीन बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी था। पूरे देश में ईद सादगी से मनाई गई। इस त्योहार के मौके पर यूपी के कई शहरों में लोगों ने घरों में रहकर ईद का त्योहार मनाया। जहां लोग अपने घरों में ईद के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते दिख रहे हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां लोगों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में जाने से परहेज किया और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। वहीं कानपुर में भी ईद के त्योहार के मौके पर शांति दिखाई दी। जैसा शासन का आदेश है उस आदेश के मुताबिक सिर्फ 5 लोगों ने
नमाज अदा की है। वहीं इटावा में ऐतिहासिक ईदगाह पर 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की छूट दी गई। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वैसे अब तक आई तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि लोग कोरोना को लेकर जागरूक हुए हैं और सरकार के बनाए नियमों का पालन भी कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा भी कई बार लोगों को भुगतना पड़ता है। आरोप है कि एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मां दुर्गा नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। वो ब्लड ना चढ़ने की वजह से हुई है, ब्लड नहीं था इसीलिए मेरी भाभी एकदम गड़बड़ा गई। वैसे ऑपरेशन तो हो गया था। अब ब्रेस्ट जब उसके अंदर इतनी जान नहीं है तो बताओ कौन जा सकता है ऑपरेशन। उसके पास एकदम बढ़ने लगी, बस जैसे एकदम तुरंत हुआ। फिर भी मैंने कहा था मेरी मैडम आप ब्लड लगा दीजिए, ब्लड लगाते मेरा मरीज को छोड़िए, मैं ब्लड लगाते हुए ले जाऊंगी। तो ये बोले ऐसे नहीं लगता है ब्लड, मुझे मना कर दिया गया था। परिजनों का दावा है कि प्रेग्नेंट महिला को खून की कमी थी, लेकिन डॉक्टरों ने रिस्क लेकर महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। जबकि इस दौरान परिजन अस्पताल में डॉक्टरों से महिला को खून चढ़ाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोरोना का लगातार विस्तार होता जा रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर गांव तक पैर पसार चुकी है, जो लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। सरकार भले ही ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने का दावा कर रही हो, लेकिन हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में पिछले कुछ दिनों में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रयागराज के कई गाँव में कोरोना का संक्रमण का विस्तार हो रहा है। लोगों की मौतों से गाँव में दहशत है। अमेठी के ग्रामीण इलाकों में पिछले 4 दिन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत तो कुल टोटल 14 हो चुकी थी अभी 10 से 15 दिन के बीच में, जिनमें 4 लोग तो कोरोना से पुष्टि हुई है, जो कोरोना से मारे गए। और जो 4-5 लोग कोरोना संक्रमण थे, उनमें बुखार भी था और उनके अंदर सांस की दिक्कत आई। जो लक्षण कोरोना उनके द्वारा उनकी मौत हुई, पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि घर पे इलाज करते रहे। ऐसे ही हालात ग्रेटर नोएडा के दुजना गांव का है, जहां पिछले 10 दिन में करीब 19 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। शाहजहांपुर में मां और बेटी की हत्या करने के मामले में अब तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है और न ही पुलिस कोई सुराग लगा पाई। डबल मर्डर की वारदात को 3 दिन गुजर गए। इस वारदात का खुलासा करने के लिए एसओजी टीम के साथ ही पुलिस की 4 टीमें जांच में लगी हुई हैं। मां और बेटे जिनकी उम्र क्रमशः 70 और 45 वर्ष थी, उनके शव संदिग्ध अवस्था में उनके घर के आंगन में अपने बिस्तर पे पड़े हुए मिले थे। इस पर वहाँ कल इसका पोस्टमार्टम दोनों शवों का कराए जाने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके सर पे चोटें थी। पुलिस घटना के बाद से ही लगातार दावा कर रही थी कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, सलाखों के पीछे उन्हें डाल दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि हत्यारे मौज से घूम रहे हैं और उन तक पहुंचने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। फिर भी पीड़ित परिवार और गांव वालों को उम्मीद है कि चंद्रसेन गांव में हुई वारदात का खुलासा पुलिस जल्द करेगी और बेनकाब कर हत्यारों को जेल भेजेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यूपी पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि 1 लाख के इनामी बदमाश को मैनपुरी पुलिस ग्वालियर पकड़ने गई थी, लेकिन साथी बदमाशों ने पुलिस के साथ पहले बदसलूकी की। इनका विरोध करने पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर बदमाशों के हमले के बाद मौका पाकर सौरभ भदौरिया फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद मैनपुरी पुलिस ने ग्वालियर के हजीरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक सौरभ भदौरिया 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गुड्डू चौहान का करीबी है। कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी, जिसको देखते हुए कालाबाजारी शुरू हो गई। जिसे देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने सिंगल विंडो के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का फैसला लिया है, ताकि जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके और कालाबाजारी करने वाले सौदागरों पर भी लगाम लगाई जा सके। जिस भी अस्पताल में भर्ती है या जिस भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके क्लिनिक का पर्चा जिस पे रेमडेसिविर लिखा हो प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे, वो पर्चा वो ले आएँ। वो ओरिजिनल पर्चा यहाँ जमा किया जाएगा। इसके साथ ही पेशेंट का आधार नंबर उसे पता हो, अगर उसके पास फोटोकॉपी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आधार नंबर नोट कर लिया जाएगा। केवल इन 2 चीज़ के माध्यम से ही हम लोग उसको जारी कर रहे हैं। काशी में जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उनको आधार कार्ड लेकर कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार जाना होगा, जहां 1800 रुपये भुगतान करने के बाद मरीज के परिजनों को इंजेक्शन दिया जाएगा।
नियम के मुताबिक एक मरीज को सिर्फ 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही मिलेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने स्वच्छता मिशन अभियान में मेरठ जाकर हिस्सा लिया। दरअसल योगी सरकार गांव-गांव सैनिटाइजेशन करा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान सुरेश राणा ने लोगों से कोरोना की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। चाहे नगर निकाय क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी में स्वच्छता का अभियान चले, सैनिटाइजेशन हो, चूना डाला जाए। उसी अभियान के तहत आज थाना भवन क्षेत्र में मैंने भी सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गांव-गांव कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान के साथ स्वास्थ्य टीमों को गांव में कोरोना टेस्टिंग करने के निर्देश दे रही है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए 2 शानदार ऑफर लेकर आई है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने ये 2 ऑफर्स पेश किए हैं, जिसका मकसद कोरोना महामारी में जियो फोन ग्राहकों की डिजिटल कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। पहले ऑफर के तहत कंपनी उन ग्राहकों को 300 मिनट यानी कि रोजाना 10 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी, जो जियो ग्राहक लॉकडाउन या फिर दूसरी वजहों से अपना रिचार्ज नहीं करा पा रहे। जबकि दूसरे प्लान के तहत एक रिचार्ज प्लान पर ग्राहक को एक अतिरिक्त प्लान मुफ्त दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर जियो फोन ग्राहक 75 रुपए में 28 दिन की अवधि वाला प्लान रिचार्ज करते हैं तो उन्हें 75 रुपए का ही एक अतिरिक्त प्लान और मिलेगा, जिसका इस्तेमाल पहले प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौर में कंपनी के इन ऑफर्स से करोड़ों जियो फोन ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने बयान में कहा कि कोरोना संकट में रिलायंस हर भारतीय के साथ है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के पहले कोविड-19 केयर अस्पताल की स्थापना की है।